आप सभी का स्वागत है। आई एम हेमंत अग्रवाल, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. This website has very simple language articles, various drafts of applications, all our earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is RTI, Right to Information Act. उसे यूज कैसे करना है सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए क्या क्या संभावना है, एप्लीकेशन कैसे डालना है, कौन से सेक्शन में डालना है, किसको डालना है और क्या सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने का और कोई तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं। अपने आप यूज कर सकते हैं या हम और कोई रास्ते को मिला के यूज कर सकते हैं, दो तीन कानून को मिला के हम क्या उसको यूज कर सकते हैं। So today's topic is using RTI for obtaining society documents, possibilities, how to do it, and any other alternatives that are available. Before we invite our speaker, Advocate Ashish Dubey, to explain finer details, understand this. ये समझना जरूरी है कि आरटीआई सोसाइटी में कैसे लागू पड़ता है, क्या क्या कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि 2005 में ये कानून बना, तब से काफी इफेक्टिव रहा। हम सब मिलकर यही सोचते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक बहुत बड़ा तलवार है हाथ में या न्यूक्लियर बॉम्ब है जिससे हमारा सारा काम हो जाएगा वगैरह वगैरह। 10 रुपए का टिकट लगाया और एक अर्जी बना दी सिंपल, आपका नाम दे दिया, पता दे दिया, फोन नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, डॉक्यूमेंट्स पूछ लिए, सॉफ्ट कॉपी में पूछ सकते हैं, हार्ड कॉपी में पूछ सकते हैं और भी कई चीजें हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा ऐसा कहता है कि आरटीआई एक्ट को वक्त रहते काफी डाइल्यूट कर दिया गया है, काफी इनइफेक्टिव कर दिया गया है। सरकारी अधिकारी अलग अलग तौर तरीके यूज करके उन्होंने काफी कुछ उस चीज को डाइल्यूट कर दिया हुआ है। आप आरटीआई अप्लाई करते हो, 30 दिनों में वो माहिती या इंफॉर्मेशन या जानकारी देनी है आपको, लेकिन वो 30वें दिन आपको तारीख डाल के उसका रिप्लाई कर देंगे। खास करके हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ये ज्यादा प्रचलन है। मेरे पास 200-300 ऐसे आरटीआई के रिप्लाईज हैं हमारे फ्रेंड सर्कल्स के जो मुझे भेजते रहते हैं, जिसमें मैं ये देखता हूँ कि एप्लीकेशन किया होगा मानो 1 जनवरी को, लेकिन अधिकारी लिखेगा उस पर 30 जनवरी को आपको रिप्लाई किया और उसके बाद में पोस्ट होगा और आपको पहुंचेगा तो और 10-15 दिन और निकल जाते हैं। कई बार वो बोल देता है कि जानकारी अवेलेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। फिर आप सोचते हो कि 10 रुपया गया ना, छोड़ दो, चलो जाने दो। या तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है, अपील करते हैं, पहले अपील करते हैं। अभी इसे अगर हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की नॉलेज इंक्रीज, अगर हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में उसका जो कोऑपरेटिव ऑफिसर होगा, या जिसको हम और टिपिकली ये कह लें कि कोऑपरेटिव ऑफिसर अगर नहीं देख रहा है तो उसका वो हेड क्लर्क देख रहा है, उसको पीआईओ बना देते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना देते हैं। और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का अगला ओहदा, अगला डेजिग्नेशन, अगला सीनियर जो है वो उसका डिपार्टमेंट हेड है। जैसे मतलब उस वार्ड का सबसे उच्च ऑफिसर उस डिपार्टमेंट में। तो दोनों सेम डिपार्टमेंट के हैं, टिपिकली रिप्लाई भी सेम ही मिलेगा, कोई कामकाज होने वाला नहीं है। फिर आप कहोगे ठीक है, मैं सेकंड अपील फाइल करता हूं, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास में जाता है। अगर आप नेट पे देखेंगे तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस में अर्जी बहुत समय से अपील पेंडिंग पड़ी हुई है, शायद 6 महीना, शायद साल भर, और जितना मुझे जानकारी है 2-2 साल तक ये अपील पेंडिंग पड़ी रहती है। धीरे धीरे काम होता है। ऑनलाइन हियरिंग का प्रोविजन है, आप ऑनलाइन हियरिंग कर सकते हैं आरटीआई के लिए। आपको लिखना पड़ेगा
और आरटीआई में वो आप ऑनलाइन हियरिंग हो जाती है। और आरटीआई के पहले एप्लीकेशन में किसको करना है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीआईओ, 10 रुपए का टिकट लगाना है। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी दैट इज FAA, उसको 20 रुपए की टिकट लगाना है। और फाइनल अथॉरिटी, उसको भी 20 रुपए का टिकट लगाना है। ये सब के बारे में अधिक जानकारी के लिए आई विल रिक्वेस्ट आवर एडवोकेट आशीष दुबे टू एक्सप्लेन इन डिटेल। और आशीष सर से ये निवेदन है कि आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की कॉम्बिनेशन में बोले, ताकि हमारे सारे दोस्तों को काफी बातें आसानी से समझ में आ जाए। सो नाउ आई विल इनवाइट आवर टुडे स्पीकर, Advocate Ashish Dubey, who will share his knowledge and experiences. Advocate Ashish Dubey is experienced in matters related to laws of cooperatives, consumer, family, and other matters. Over to you, Ashish ji. Please take over and proceed. Thank you, sir. As sir has suggested, today's topic is Right to Information Act. ऐसे देखा जाए तो एक्ट बहुत छोटा है, बट स्टिल ये बहुत वास्ट है। आरटीआई की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ये सच में काम करता है? बहुत से लोगों के लिए ये संजीवनी बूटी भी है। बहुत से लोग इसी में परेशान हैं कि कौन सी अपील कब लगानी है, मेरा नंबर कब आएगा। तो बहुत छोटे में और जो हमारे काम की चीजें आज हम उस पर बात करते हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो हमारे वेबिनार का आज का टॉपिक है कि क्या आरटीआई हमारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर एप्लीकेबल है। बहुत से डिबेट चलते हैं, ये एप्लीकेबल है नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि बिल्कुल है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये न्यूज में देखा था नहीं आया है, यहाँ पे आर्टिकल पढ़ा था, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में लग नहीं सकता है। बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्ट कब आया, एनेक्ट कब हुआ, जिसे हम जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। 2005 कहते ही समझ में आता है कि भाई ये 2005 में आया है, बट इट वॉज पास्ड ऑन 11th में इन लोकसभा और नेक्स्ट डे ऑन 12th में 2005 राज्यसभा। इन दोनों में इसे पास किया गया। उसके बाद जैसा चलन है अपने लॉ का, प्रेसिडेंट के पास भेजा गया इसे। प्रेसिडेंट ने साइन की 15 जून 2005 को, और उसके बाद ये फोर्स में आया 12 अक्टूबर 2005। तो हम मान के चलते हैं 12 अक्टूबर 2005 ये आरटीआई का बर्थडे है। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा सेक्शन और बहुत इन डेप्थ बात करूंगा तो शायद वो उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि बहुत सिंपल तरीके से मैं अपनी बात रखूं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आरटीआई लाने के पीछे मकसद क्या था सरकार का? हर सरकारी अफसर या हर सरकारी कामकाज के जितने भी अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी तो है ही है कि आप अपना काम बहुत ईमानदारी से कीजिए। जो भी पब्लिक आपके पास आती है उसका आप समस्या जो भी है उनका निवारण कीजिए। यू हैव टू रिजॉल्व द इशू व्हाटएवर द पर्सन कमिंग विद। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो इन सब चीजों को एक फ्रेमवर्क देने के लिए ये आरटीआई की जरूरत लगी कि शायद हम एक फ्रेमिंग में इसको अगर लोगों को ड्यूटी बांध दें कि किसी ने आपके पास कोई एप्लीकेशन डाली है तो आपकी ड्यूटी है कि आपको इतने दिनों में उसको सोल्यूशन देना है। तो जब हम किसी के ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं और वो एक जवाबदेही वाला काम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रेशर में आप समझिए या स्वेच्छा से, दोनों तरीकों से ये काम होता रहता है। तो इसलिए उसका एक कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क which can allow the citizen to access the information. This was the main crux of this. Now, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कामकाज में। पब्लिक अथॉरिटी और एक पब्लिक के बीच में जो कामकाज होते हैं उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस वजह से भी इसकी रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा कुछ एक्ट आए जिसमें पब्लिक को इजीली एक्सेस मिल सके, जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वहां तक पहुंच सके। क्योंकि सरकारी बाबुओं का जो रवैया रहता है वो थोड़ा सा पब्लिक को परेशान करने वाला होता है। चक्कर काटते काटते लोग कहते हैं जूते की सोल घिस गई, लेकिन हमें वो चीज मिली नहीं। उस वजह से भी आरटीआई को लाया गया और एक सिटीजन में अपने आप में एक डेवलपमेंट आए कि उनको भी ये अधिकार मिल गया है कि आज वो भी सरकारी अफसर में, सरकारी ऑफिसेज में जाकर
सरकारी अफसर पर अपना दबदबा बना सके कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया अभी तक, हमारे को ये आरटीआई में ये एक प्रोविजन मिला हुआ है, उसके अंडर आपको ये काम करना चाहिए था। इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो एक फ्रेमवर्क में ऐड करके ये आरटीआई एक्ट मजबूती से बांधा गया। इनके कुछ सेक्शंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, बट हम कुछ उन चीजों पर बात करेंगे जो हमारे काम की है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका सेक्शन है, जो कि आरटीआई का आधार है, मैं मान के चलता हूं कि जो बेस है वो सेक्शन 2F, which says that इंफॉर्मेशन मतलब क्या। अब जैसे आरटीआई आप देखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपका जो हक है वो इंफॉर्मेशन तक सीमित रखा गया है। तो इंफॉर्मेशन मतलब क्या, ये सेक्शन 2F में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। What does it says? That provides for the kinds of information which can be accessed under the right to information. Information means any material in any form. Information किसे कहेंगे? कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि उस अधिकारी के पास या उस डिपार्टमेंट के पास किसी भी रूप में मौजूद है, चाहे वो ओरली हो सकता है या मेल में हो सकता है, डॉक्यूमेंट में हो सकता है, किसी भी तरह से अगर इस डिपार्टमेंट के पास या उस अधिकारी के पास इंफॉर्मेशन है तो उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब सेक्शन 2F के अंतर्गत जो भी चीजें हम देखते हैं, ये समझ के चलिए कि यही बेस है, पूरे आरटीआई का बेस ही यही सेक्शन पकड़ के चलिए कि आप क्या मांग सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि आरटीआई आ गया है, कुछ भी लिख के भेज देंगे तो वहां से जवाब उनको देना ही पड़ेगा, या वो उसके बाहर जा ही नहीं सकते हैं, जो भी हमने डिमांड की है उनको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। इसलिए सेक्शन 2F को समझना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा आरटीआई का बेस ही ये सेक्शन है। समझना, इसको हम स्लोली समझते हैं कि आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरीके से कौन से डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं। इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, या रिकॉर्ड में होगा, या रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो रिकॉर्ड क्या होता है? कोई भी रिटन डिटेल्स इंक्लूडिंग एनी मैप हो गया, कोई भी मैप वगैरह हो गया, नक्शा हो गया, कहीं बिल्डिंग का खांचा वगैरह दिया हुआ है, या बिल्डिंग के प्लानिंग्स के जो मैपिंग्स होते हैं वो, कोई भी ड्राइंग हो गई, कोई भी एक्ट हो गया, कोई भी पॉलिसी हो गई, कोई भी डिसीजन हो गया जो कि पब्लिक अथॉरिटी के पास है, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड। ये उनके रिकॉर्ड में होती है। तो व्हेनेवर यू आर सीकिंग एन इंफॉर्मेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ एन रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड में आप कह सकते हैं उनके पास कोई भी चीज, चाहे वो मैपिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, कागज का पुर्जा भी हो गया, तो दैट कम्स इनटू रिकॉर्ड। नाउ डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं आपके ऑफिस में, दैट इज माय इंफॉर्मेशन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन रिकॉर्ड। एंड इंडिपेंडेंट एक पीस ऑफ पेपर भी है, अगर ऑफिस में पड़ा हुआ एक पीस ऑफ पेपर भी है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। और अंडर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कवर्ड मेमोज हो गए, लाइक बिल्स हो गए, किसी भी तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस हुए हैं, मैंने आपको लेटर भेजा था, उसका आपके पास रजिस्टर्ड एडी का आपके पास मेमो होगा, वो भी आपका इंफॉर्मेशन है। ईमेल्स, आपने ईमेल के थ्रू कुछ कम्युनिकेट किया है, या उस डिपार्टमेंट ने आपके लिए, या जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस लिए अगर ईमेल कहीं पे कम्युनिकेट किया हुआ है तो वो ईमेल भी इंफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओपिनियन, आपकी क्या राय है, वो राय भी मेरे इंफॉर्मेशन का एक पार्ट है। जो भी ऑफिसर पीआईओ बन के बैठा हुआ है उसकी खुद की राय भी उतने ही मायने करती है जितने की बाकी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, या जो भी नोटपैड पे लिखा हुआ है, या ईमेल में रखे हुए हैं, या सीडी पेन ड्राइव जहां पर भी है, उन पे उनकी राय क्या है, और या वो एडवाइस क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बनाया होगा, उनके डिपार्टमेंट से गया होगा, तो उनकी खुद की राय भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, उनकी एडवाइस भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड हम उसको इंफॉर्मेशन मांग के चलते हैं। आपकी क्या राय है उस पर आप मुझे दीजिए, वो एक इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है। कोई भी प्रेस रिलीज हो गई, उस डिपार्टमेंट ने, जिस डिपार्टमेंट से आपको काम है, वहां तरह का प्रेस रिलीज नोट वगैरह उन्होंने सर्कुलर में निकाला हुआ है, तो वो भी आपकी इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। सर्कुलर्स हो गए, गवर्नमेंट बॉडीज रह रहे के सर्कुलर जो निकालते हैं, जीआर निकालते हैं, वो उनके रिकॉर्ड्स में होती है। अगर आप मांगना चाहें तो वो मांग सकते हैं, वो भी आपके इंफॉर्मेशन में आती है।
ऑर्डर्स हो गए, बीएमसी काफी बार ऑर्डर्स निकालती है, या कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे रेशनिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गए, व्हाटएवर, अगर ऑर्डर निकाले हुए हैं और उस ऑर्डर की कॉपी आपको चाहिए, तो दैट कम्स इनटू एन इंफॉर्मेशन, आप उसको आरटीआई के थ्रू पूछ सकते हैं। नाउ लॉगबुक होता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, मेजरमेंट्स लिखे जाते हैं, डेटा लिखे जाते हैं, प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी अथॉरिटी क्या होती है, वो सारी चीजें लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड लॉगबुक। वो लॉगबुक भी आपके लिए इंफॉर्मेशन। नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स, बीइंग अ पब्लिक, मैं अगर एक आम आदमी समझूं और मेरे यहाँ पर रोड बन रही है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट आपने किसको दिया है, तो क्या मैं उसको आरटीआई के थ्रू मांग सकता हूँ क्या? बिल्कुल मांग सकता हूँ, बिकॉज फॉर मी दैट इज एन इंफॉर्मेशन। उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी ऑफिसर्स ने रिपोर्ट बनाई होगी या जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, उससे जो भी डीलिंग की होगी, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आए और बाकी की डिटेल्स, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन में आती है, वो आप मांग सकते हैं। रिपोर्ट्स हो गए, फिर पेपर्स, जितने भी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं, टेंडर्स निकाले जाते हैं रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, या कोई भी आप समझिए, उसके लिए आपको टेंडर्स निकालने पड़ते हैं। 3 टेंडर मंगाए जाते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट किया जाता है, तो वो आप तीनों टेंडर्स कौन कौन से थे, उनका क्या अमाउंट हुआ था, किस बेसिस पे उन्हें चूज किया गया, वो सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके इंफॉर्मेशन में आते हैं और आप वो बिल्कुल मांग सकते हैं आरटीआई के। सैंपल्स, सपोज कोई बिल्डिंग है, उसको पेंट करवा रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग है या आपकी सोसाइटी की भी बिल्डिंग है, उसको पेंट करवा रहे हैं, सैंपल मंगाया गया, मैनेजिंग कमेटी ने चेक किया, आपको बताया नहीं जा रहा है, आप आरटीआई में आप एक आरटीआई करके उसको सैंपल भी देख सकते हैं कि भाई मेरे पैसे से वो खर्चा होने वाला है, तो मैं जाता हूं कि मैं भी देखूं सैंपल क्या लगाया जा रहा है। और इस तरीके के जितने भी डेटा अवेलेबल हैं इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, समझ लीजिए कि पेन ड्राइव हो गया, कंप्यूटर में कहीं पे स्टोर है, उनके सीडीज में स्टोर करके रखा हुआ है, स्कैन करके कॉपीज वगैरह को रखा हुआ है, तो इस तरह की किसी भी चीज को आप अपना इंफॉर्मेशन समझ के चलिए और वो इंफॉर्मेशन आप सेक्शन 2F में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको अभी नंबर ऑफ ये गिनाए हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड सब्सटेंसेस, ये सारी चीजें आपके इंफॉर्मेशन में आती हैं और ये सारी चीजें आपको राइट है, आपको हक है कि आप आरटीआई के थ्रू इसको आप मांग सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप मांगेंगे किससे? किसी भी डिपार्टमेंट में जाके खड़े हो जाएंगे, भाई ये आरटीआई का पेज ले लो मेरा, मैंने इस पे टिकट लगाया हुआ है 10 रुपए का, मैंने बाकी इंफॉर्मेशन मांगी है तो आप मेरे को दे दो, क्या किसी से मांग लेंगे क्या? तो उसके लिए गवर्निंग बॉडी है, पब्लिक अथॉरिटी है, which says that 2H, ये सेक्शन पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन आपको बताता है कि पब्लिक अथॉरिटी कौन हो सकती है। द पब्लिक अथॉरिटी is an authority or body or institution of self-government which is directly or indirectly related to a government. Such authority may be related to the government in any of the following ways, which can be established or constituted by the constitution. Constitution ने अगर उसे बनाया हुआ है तो वो एक पब्लिक बॉडी है, पब्लिक अथॉरिटी है। अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, पार्लियामेंट से पास करके कोई एक पब्लिक बॉडी बनाई गई है या पब्लिक अथॉरिटी बनाई गई है, that is also comes under section 2H. Act of state legislature, अगर उसको स्टेट ने बनाया हुआ है तो that comes in public authority, which our topic is. आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हमारी सोसाइटी, क्या वो आरटीआई में आती है? और इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने बनाई हुई है, दैट ऑल कम्स एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज अ पब्लिक अथॉरिटी। सेक्शन 2H क्लेरिफाइज दिस। समटाइम्स एक एनजीओ जो होता है, क्या वो पब्लिक अथॉरिटी हो सकता है? यस, बिकॉज गवर्नमेंट उसे पैसे देती है, उन्हें देख रेख करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है, पैसे अब तो पब्लिक के लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट जहां जहां भी, एक समझ के चले, एक मोटा हिसाब है, गवर्नमेंट बॉडी जहां पे भी है वहां पे आपका आरटीआई लगेगा। जो पब्लिक सेक्टर के नहीं है, जो प्राइवेट चीजें हैं, वहां पर आरटीआई नहीं लगाई जा सकती, बिकॉज दे डज नॉट कॉम्प्लीफाई दिस पब्लिक अथॉरिटी सेक्शन 2H। राइट टू इंफॉर्मेशन, जब आप पब्लिक अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन डालते हैं
which we are going to take further. तो आप कैसे उस चीज को आप ले सकते हैं? सिर्फ लेटरबाजी से, या जो हमने प्रीवियसली डिसाइड किया, या हमने बताया जैसे कि आपके पास सीडी अवेलेबल है, पेन ड्राइव अवेलेबल है, या ईमेल में है, तो देगा कैसे वो? उसका कुछ तो उन्होंने खाका तैयार करके रखा होगा, बॉक्स में बनाया होगा कि नहीं ये चीजें हैं, इस तरीके से दी जाएंगी। तो जो रिकॉर्ड्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है 2F में, इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड जो है, वो रिकॉर्ड्स को आप कैसे ले सकते हो? तो दैट हैज दैट राइट टू इंस्पेक्ट। आप उनके ऑफिस जा सकते हैं, प्रोसेस है, वो आपको बुलाएंगे आपके आरटीआई की एप्लीकेशन लेने के बाद। उनको जो टाइमलाइन दिया हुआ है 30 दिन का, उसमें आपको इनवाइट करेंगे अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो। उसके बाद आपको इंस्पेक्शन का एक मौका दिया जाता है, एक टाइमलाइन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे वहीं पे पड़े रहेंगे, दे दिया है तो बोले अब तो मैं घर जाऊंगा ही नहीं, बढ़िया एसी चल रहा है तो मैं यहीं रात भर बैठ के देखता हूँ। एक टाइमलाइन दी जाती है आपको, 2 से 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और उसमें आपको जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसको आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक टेबल कुर्सी दे दी जाती है, अच्छे से आप बैठिए और आपको जो भी इसमें से इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसमें से ढूंढ के निकालिए। उनका काम वहां तक। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे हेल्प कीजिए, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो आपको हेल्प करे। अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरे साथ बैठ के मुझे हेल्प कीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी वो ड्यूटी है कि वो आपके साथ में वहां पे बैठेगा और आपको हेल्प करके देगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो निकाल के देगा। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है उसमें आपकी हेल्प करेगा, और ये उनकी ड्यूटी है। उनको बैठना ही पड़ेगा आपके साथ में, उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। नाउ एक रिकॉर्ड मिल गया आपको इंस्पेक्शन करने के लिए। अब आप समझते हैं कि नहीं मैं ये पन्ने पलट रहा हूं, तो सर क्या मैं एक पेन और पेपर लेके थोड़ा लिख लूं, क्या नोट बना लूं? तो बिल्कुल आप नोट बना सकते हैं। वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपका पीआईओ वहां पे है चाहे नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं, आप अपने घर से बुक ले जाके कुछ नोट करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। आप नोट बनाइए, कुछ इंफॉर्मेशन आपको डाउनलोड करने कीजिए। आजकल तो मोबाइल का जमाना है सर, आप फोटो खींच सकते हैं। हालांकि उनके सामने खींचेंगे तो अलाउ नहीं करते हैं, बट अनऑफिशियली आपको क्लिक भी कर सकते हैं। तो मोबाइल से अगर आप फोटो खींचना चाहें किसी भी पेजेस के आप खींच सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस फोटोग्राफ का कोई यूज नहीं होगा, आगे बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि जब आप आरटीआई के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो दे हैव टू गिव द सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विद स्टैंप ऑफ द आरटीआई। ये डॉक्यूमेंट आपको आरटीआई में मिला हुआ है, उसका स्टैंपिंग होती है, डेट डाले जाते हैं, तब जाके वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होती है। फॉर योर इंफॉर्मेशन यू कैन नोट डाउन, यू कैन क्लिक इट, बट आपको अगर वो चीज का यूज करना है आगे, तो उस चीज को तो आप ही लेना पड़ेगा। बाकायदा जो प्रोसेस, एक छोटा सा अमाउंट पे करके आपको लेना होता है, वो उसके बाद ही जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं स्टैंपिंग के साथ में, दैट इज अ गुड डॉक्यूमेंट। नाउ जो सर्टिफाइड कॉपीज के लिए आप उनको बोल सकते हैं पीआई को, वो सर्टिफाइड कॉपीज जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप निकाल के देंगे उनके आपके सर्टिफाइड कॉपीज निकाल के दे सकते हैं। कुछ सैंपल्स हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे ये सैंपल चाहिए था सर, मुझे ये निकाल के दे दीजिए, तो उसका सैंपल का भी सर्टिफाइड कॉपी करके वो दे सकते हैं आपको, आप वो डिमांड कर सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट काम है आज के डेट में, मैं मानता हूं, जब हम इस समय एकदम आईटी पे चल रहे हैं, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, ईमेल है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सेस ऑन मोबाइल, और सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे जा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट काम हो गया है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी ले सकते हैं। वो पेन ड्राइव हो, वो सीडी में हो, या वो आपके मेल पे भेजना चाहें, वो किसी भी रूप में उसको मान्यता दी गई है, आप उस रूप में उसको ले जा सकते हैं, अदर देन हार्ड कॉपी, व्हाट इज द प्रीवियस वी यूज्ड टू डू। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका 2F, जिसमें आपको बताया गया कि आप मांग क्या क्या सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स थे, इंफॉर्मेशन थे, वो मांग सकते हैं। अदर देन इंफॉर्मेशन कुछ भी मांगेंगे तो उसे वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। बिफोर मैं आपको आगे कैसे एप्लीकेशन डालना है वो बताऊं, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। जब भी आप आरटीआई करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरटीआई करने के वक्त जब भी आप आरटीआई करो, ध्यान रहे कि आप उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछो।
क्वेश्चन पूछते ही वो आरटीआई वहीं पे वो क्लोज कर देते हैं, सेम कि हमें ये अधिकार दिया ही नहीं गया है अंडर सेक्शन 2F। सीधी सी बात है। सेक्शन 2F क्या कहता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि रिकॉर्ड पर है, जो कि इस डिपार्टमेंट के पास है, जो कि इस बिल्डिंग में अवेलेबल है, जो कि मेरे पास अवेलेबल है, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं अंडर द आरटीआई। अदर देन दैट आप पूछेंगे कि बताइए साहब प्राइम मिनिस्टर ने कल खाना क्या खाया, मैं एक भारत का नागरिक हूं, मुझे जानने का पूरा हक है, तो सॉरी बॉस, इस तरीके से आरटीआई नहीं होता है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि आप मुझे ये चीज बताइए, आप मुझे गिन के बताइए सड़कों पे कितने गड्ढे हैं, या आप मुझे बताइए कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम 2 दिन का था, ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, या ये बिल्डिंग का प्लान अभी तक सैंक्शन क्यों नहीं हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आंसर आरटीआई में कभी भी जवाब नहीं मिलेंगे आपको, वो सीधा रिजेक्ट करेंगे, सेइंग कि ये इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। इंफॉर्मेशन के जो जो पार्ट थे मैंने आपको बताया, वो उसी कंटेंट को लेकर अगर आप सिर्फ डिमांड करते हैं, वो डिमांड पूरी की जाएगी, आपको क्वेश्चन आंसर के आंसर्स नहीं मिलेंगे। ये चीज आरटीआई करते वक्त बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि हम आरटीआई भेज देते हैं, सवाल पूछते हैं, उसके बाद वेट करते हैं, 30 दिन के बाद ही लेटर आता है और उसमें सिंपली लिखा रहता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सेक्शन 2F में नहीं आता। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको आरटीआई करना हो, क्वेश्चन मत पूछिए, घुमा फिरा के आप उस डॉक्यूमेंट के बारे में निकलवाइए, कहाँ है क्या है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको सिंपली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्टेटिंग दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ताकि आपके 30 दिन खराब ना हो। अब मेन आते हैं हम लोग, आरटीआई कैसे करते हैं, किस सेक्शन में किया जाता है, अपील किस सेक्शन में की जाती है। सेक्शन 6 जो कि रिक्वेस्ट है ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, विच इज नोन एज आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। सेक्शन 6 कहता है आपको कैसे लेना है, किस तरीके से मांगना है। एक खाका दिया हुआ है, कोई इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, आरटीआई मांगने के लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं डाल दिया कि आपको इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, बट एक सिंपल तरीके से अगले को भी समझ में आए, जिस ऑफिसर को आप अप्रोच कर रहे हैं उसको समझ में आए, इसलिए एक छोटा सा एक खाका दिया हुआ है। सिंपल तरीके से आप नॉर्मल सादा पेपर लीजिए, फुल स्केप पेपर लीजिए, प्लेन पेपर लीजिए, लेजर पेपर लीजिए, कोई भी सिंपल सा पेपर उठाइए, दैट इज योर आरटीआई पेपर। इसके लिए कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं कि आपको इस साइज का पेपर लेना है या इस तरीके का पेपर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सिंपल पेपर उठाइए, वो आपका आरटीआई का पेपर है। अब उसको लेना कैसे है, अंडर सेक्शन 6(1) वो बताता है आपको कि कैसे आपको पीआईओ को ये लेटर लिखना है। किसी भी लेटर में आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। पीआईओ तक पहुंचना है तो आपको एक आप पेपर पे अपने हाथ से टाइप करके, प्रिंट करके, जैसे आपको ठीक लगे, दैट इज अ हार्ड कॉपी। एंड दूसरा जो अब चलन में है, आप आरटीआई ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है, आप वेबसाइट पे जाइए, उनके प्रोसेस है, वहां से फॉलो कीजिए, आपका आरटीआई फाइल होगा। जो फर्स्ट आपका आरटीआई का एप्लीकेशन है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, विच इज अंडर सेक्शन 6, वो आपको 10 रुपए का कोर्ट फी लगता है। 10 रुपीज का हम लोग टिकट बोलते हैं, लीगल वे में उसे कोर्ट फी बोला जाता है। छोटा सा एक ये मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये इस तरह के जो टिकट्स होते हैं, इफ यू कैन सी, ये 10 रुपए, इसे कोर्ट फी कहते हैं सर। एक एप्लीकेशन पे आपको 10 रुपए का एक टिकट लगाना है, पहले उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग डालनी है। जब आरटीआई बनाते हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज में बनाएंगे? आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, या ऑफिशियल जो स्टेट की लँग्वेज होती है, हमारे स्टेट की लँग्वेज मराठी है, तुम्ही मराठीमध्ये पण लिहू शकता।
आइदर यू कॅन राईट इन इंग्लिश या हिंदी में लिखिए, आइदर मराठी में. तर तुम्हाला जे आवडला ती लँग्वेज तुम्ही चूज करा आणि त्याच्यामध्ये ऍप्लिकेशन करायचं. न घाबरता तुम्हाला जशा पाहिजे तशा लिहा आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही हे ऍप्लिकेशन लिहू शकता. आता 10 रुपए का जो कोर्ट फी लगाना है, ऊपर आपको एक आरटीआई एक्ट 2005 अंडर सेक्शन 19 में आपको 5B है आई गेस, मैं आपको कंफर्म करता हूँ थोड़ी देर में. सिंपली आपको आपका नाम लेना है, आपका एड्रेस देना है, किस डिपार्टमेंट में आप डाल रहे हैं वो तो पहले ही आएगा आपको, पीआईओ और सो एंड सो डिपार्टमेंट. सपोज वहां पे पीआईओ नहीं है तो उस डिपार्टमेंट में आप जिसको जानते हैं हेड को, उस हेड के नाम पे आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए वो आरटीआई एप्लीकेशन. ये उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो उस लेटर को पीआईओ तक पहुंचाए. ये आपकी ड्यूटी नहीं है. अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और सो एंड सो डिपार्टमेंट को डाल के दे दीजिए. अगर वहां तक नहीं पहुंचेगा तो जिनके भी हाथ में वो लेटर पहुंचेगा ये उसकी डिपार्टमेंट की जवाबदेही है कि वो पीआईओ तक पहुंचाए. आपको आपका नाम, एड्रेस, पर्पस आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आपको बताना ही पड़ेगा आपको क्यों चाहिए. आरटीआई में आपको ये छूट दी गई है कि आपको कुछ भी नहीं बताना है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए. कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, आपको बस इन्फॉर्मेशन चाहिए. और उसके बाद किस पीरियड से किस पीरियड तक का अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 2020 से लेके 2022 तक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेक ए करेक्शन कि वहां पे आप लिख के दीजिए कि मुझे ये डेट से ये डेट तक का आपको डिटेलिंग चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए. और एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए बहुत शॉर्ट में वो एक मेंशन करके नीचे आपकी सही करनी है, जो जगह है और डेट डालनी है, और 10 रुपए का टिकट लगाना नहीं भूलना. इसकी एक कॉपी लेनी है आपको, जेरोक्स कॉपी निकालनी है. अगर जेरोक्स नहीं है तो सेम 2 चीजें बनानी है. दूसरे पे आपको 10 रुपए का टिकट नहीं लगाना है. एक कॉपी आपको डिस्पैच में देना है या जिसको भी पीआई को देना है वो पीआईओ को देना है. दूसरे को स्टैम्प करके देगा कि उसने इस दिन रिसीव कर लिया. ये फाइल हो गई आपकी एप्लीकेशन. जिस दिन भी आपने फाइल कर ली आपकी एप्लीकेशन, सपोज 1 तारीख को मैंने फाइल की है मेरी, 1 जनवरी को मैंने मेरी एप्लीकेशन मेरे डेस्क पे दे दी, मैंने स्टैंप ले लिया, मैंने आपको एप्लीकेशन दे दी. अब उस 1 तारीख से आपका मीटर डाउन होता है. आपको रिप्लाई आने के लिए 30 दिन का टाइम उनके पास है, 30 डेज. 5 दिन का एक एक्सटेंशन और भी मिलता है, वो अलग केस में है, बट मोटा मोटी हिसाब आप पकड़ के चलिए कि 30 दिन का आपको एक एक्सटेंशन, एक टाइम पीरियड मिला हुआ है. जो आपने एप्लीकेशन डाला है आरटीआई का, 30 दिन के अंदर आपको उसका जवाब मिलेगा. अब डिपार्टमेंट क्या करती है कि वो तो उनको लेटर तुरंत नेक्स्ट डे मिल जाता है. किसी भी डिपार्टमेंट में अगर गवर्नमेंट बॉडी में आप जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाते हैं और आपने डिस्पैच में वो लेटर दिया तो यकीन मानिए कि नेक्स्ट डे उनके टेबल पे होता है. वो आपके रीड भी करते हैं और रीड करने के बाद उनको पता है कि उनको आंसर क्या देना है उसका. बट वो 30 दिन तक आपके पास रिप्लाई आता नहीं है. ठीक 30वें दिन उसका रिप्लाई वहां से डिस्पैच किया जाएगा, क्योंकि उन्हें आरटीआई में 30 दिन की मोहलत दी हुई है. पूरा 30 दिन वो यूज करते हैं अच्छे से. उसके बाद फिर आपको रिप्लाई आएगा. अब 2 चीजें हैं. अगर आपने उसमें क्वेश्चन आंसर पूछा हुआ है तो उनके पास तो फिक्स फॉर्मेट है कि भाई 2 है में आप पूछ नहीं सकते क्वेश्चन, या ये इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, तो इसके लिए हम इसको डिनाई करते हैं और आपका ये चैप्टर क्लोज करते हैं. ये सिंपल सा रिप्लाई आ जाता है आफ्टर 30 डेज ऑफ वेटिंग. और अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो आपको एक सिंपल सा रिप्लाई आएगा कि हे, अगर ये जो रिप्लाई है हमारे पास, ये आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने मांगा हुआ है ये हमारे पास अवेलेबल है. आप कोई भी दिन एक टाइम दे देंगे आपको, 3 से 5 के बीच में ऑफिस आकर के ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं. जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसमें से उसे एक नॉर्मल सी फी, मतलब 2 रुपए पर पेज के हिसाब से आज का रेट चल रहा है जेरोक्स कॉपी के हिसाब से, 2 रुपए पर पेज के हिसाब से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. वो लेटर आने के बाद आप अगर उसमें डेट टाइम दिया हुआ है, कुछ डेट दी हुई है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आना है, तो उस टाइम पे आप पहुंचिए वहां पे ऑफिस में. आपको फाइल मिलती है, आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं, आप उसको सर्च कीजिए. आपके काम की जो चीजें लगती हैं उसे फोल्ड कीजिए, चाहे साहब को बताइए कि सर ये चीज मुझे चाहिए थी, ये मिल गई है. वो सर क्या काम है कि वो आपको या तो तुरंत जेरोक्स करवा के दे देते हैं, स्टैंप मार के दे देंगे, आरटीआई के अंदर आपको दे दिया, एक
उनकी रजिस्ट्री होती है, उस पर आपके सिग्नेचर लेंगे, नंबर्स डालेंगे कि ये आज हमने ये केस क्लोज किया। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो डॉक्यूमेंट वहां पे ना मिले, पर्पसली भी हो सकता है या सिंपली नहीं अवेलेबल भी हो सकता है। कुछ लोग बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, 20 साल पुराने, 15 साल पुराने। पॉसिबल नहीं है डॉक्यूमेंट्स को इतना रखना डिपार्टमेंट के लिए, तो वो उनका भी रिप्लाई आता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीजें प्रोसेस के थ्रू ही होती हैं। अगर आपको जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, आपके जो मन को सेटिस्फेक्शन वाला रिप्लाई नहीं मिला, तो क्या करना है? आप उनसे लड़ तो सकते नहीं पब्लिक ऑफिसर से, तो आपको चुपचाप वो आपको लेटर ले आना है अगर नहीं मिल रहा है। या दूसरा एक और चीज होती है जो कि बहुत कम होती है कि भाई मैंने एप्लीकेशन तो डाला था पर मुझे उसका रिप्लाई ही नहीं मिला, कुछ आया ही नहीं डिपार्टमेंट से। एक सिनारियो हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने आपको भेज दिया कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक सिनारियो हो सकता है कि प्लीज आइए, हमारे पास है, इंस्पेक्शन कीजिए और लेकर जाइए। तीसरी सिचुएशन ऐसी बनती है कि भाई हमारे पास तो आया ही नहीं, हमने रिप्लाई किया, हमारे को कुछ मिला ही नहीं, हमने 1 तारीख को अपना फाइल किया था बट अभी तक कुछ नहीं आया। तो उस केस में भी आरटीआई में ये माना जाता है कि पीआईओ ने आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया, ऑन बेसिस ऑफ विच यू कैन गो फॉर अपील। तो ये तीनों में आपको जो भी ठीक लगे, रिप्लाई आए तो भी अच्छी बात, नहीं आए तो भी अच्छी बात। रिप्लाई आने के बाद आपका काम हो गया, बहुत अच्छी बात। नहीं काम हुआ, देन फिर वी विल गो फॉर अपील। अब अपील में जाने के लिए आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। जो फर्स्ट अपील हम बोलते हैं उसके लिए 30 दिन का टाइम होता है। 30 days फ्रॉम द डेट यू गॉट योर रिप्लाई और 30 days फ्रॉम द डेट यू गॉट द लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट। वहां से 30 दिन गिन के आपके शुरू होते हैं। जिस दिन भी आपको लेटर मिल गया वहां से 30 दिन आपके हाथ में है उसको अपील में जाने के लिए। अब ये जो पीआईओ है ये 30 days तक तो वेट करवाता है आपको। 30 days वेट करने के बाद फिर समझ में आता है कि हमारे को जो लेटर आया है उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो भाई 30 days क्यों वेट करवाया, पहले दिन ही बता दिया होता, 30 दिन इंतजार करवाया। या अगर है भी तो आधा अधूरा जानकारी दिया। जो डॉक्यूमेंट्स लेने गए थे कुछ पेजेस मिले, कुछ दिए ही नहीं हमें, जानबूझ के भी नहीं दिए या सही में नहीं थे, तब भी हमारे पास ऑप्शन खुला है कि हम इसको अपील में अपील करें। 30 days में आपको अपील करनी होती है फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर। ये जो फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर होता है ये उसी डिपार्टमेंट का पीआईओ का हेड होता है। अगर मैं इस तरीके से समझाऊं कि हम जो नागरिक हैं वो स्टूडेंट्स हैं और पीआईओ है जो वो है आपका टीचर, और फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर जो है जो उसके ऊपर है वो है वाइस प्रिंसिपल, और उसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो है प्रिंसिपल। वो हमारा है सेकंड अपीलेट ऑफिसर। जो हम सेकंड अपील में जाएंगे तो हम प्रिंसिपल के पास हैं। तो आप ऐसे समझिए कि स्टूडेंट ने अपील एप्लीकेशन दी टीचर को। जब टीचर से फेल हो गए तो हमने एप्लीकेशन अपील में डाली टू वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल से भी अगर हमें कुछ वैसा मिला नहीं अपने काम का या हम निराश हुए तो हम पहुंचते हैं फिर प्रिंसिपल के पास। तो ये इस तरीके से चलती है। यहाँ पे चीज स्टार मार के ले लीजिए कि ये 30 days का टाइम है, ये वेव ऑफ किया गया है और इमरजेंसी के केसेस के लिए आपको 48 आवर्स में भी वो रिप्लाई करना उनको मैंडेटरी है। अगर आपकी लाइफ और डेथ का सवाल है, कोई फांसी पे चढ़ने वाला है तो मैं 30 दिन वेट करूंगा क्या एप्लीकेशन के लिए कि मुझे 30 दिन में जवाब दो, या कोई डेथ बेड पे है, कोई हॉस्पिटल में लगा के वेंटिलेटर पे है और मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं 30 दिन तो वेट नहीं करूंगा। तो इन दैट केस जहां पे लाइफ एंड डेथ का सवाल आ जाता है वहां पे पीआईओ 48 आवर्स के अंदर उनको रिप्लाई करना मैंडेटरी होता है, बशर्ते आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन ये है।
आपको 48 आवर्स में क्यों चाहिए, ये कंडीशन बतानी पड़ेगी आपको, और उसके बाद पीआईओ आपको 48 आवर्स में उसका रिप्लाई देना उनके लिए मैंडेटरी है। वो पहले भी दे देते हैं और 48 आवर्स के अंदर तो उनको देना ही देना है। नाउ सेक्शन 8 जो बताता है हमें, बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आप एप्लीकेशन डालेंगे तो सीधा डिनाई कर देते हैं कि ये हम दे नहीं सकते आपको। वो सेक्शन 8 में कौन कौन से हैं जो कि आपके टेरिटरी से रिलेटेड हो सकते हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से हो सकते हैं, स्टेट से जो भी उनका आप बोल सकते हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के और जो स्टेट के टेरिटरी से रिलेटेड हो सकते हैं, उन इंफॉर्मेशन को वो नहीं दे सकते हैं, वो सीधा मार कर देंगे। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे है जो कि कोर्ट ने मना किया हुआ है, ट्रिब्यूनल से मना किया हुआ है। रेप के केसेस में आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं बिकॉज वो उनको डिस्क्लोज नहीं करना है, उनका नाम वगैरह नहीं डिस्क्लोज करना है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है जहां पर इस चीज को डिनाई किया गया है। अगर कोर्ट नहीं मना किया है तो भी नहीं मिल सकते हैं। जैसे आपके इंफॉर्मेशन अगर हमारे पार्लियामेंट्री के अगेंस्ट में जा सकती है इंफॉर्मेशन देने पे, उन चीजों पे रोक लगाई गई है। ट्रेड सीक्रेट हो गए, कमर्शियल कॉन्फिडेंस हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई, इन सब चीजों पे रोक लगाई हुई है। तो इन चीजों पे आप अगर मांगेंगे भी कि बीइंग ए पब्लिक में मांग रहा हूं आपसे, तो भी वहां से सेक्शन 8 पे लिखकर आता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट राइट टू प्राइवेसी के अंडर में नहीं दिया जा सकता। ऐसे तो बहुत सारे सेक्शन है, बट क्योंकि हेमंत सर का कॉल आया है कि आई हैव टू कंक्लूड इट इन अ वेरी फास्ट वे, तो मैं आपको खाली बताता हूं कि एक आपने जो एप्लीकेशन किया 30 डेज में उसका रिप्लाई आना चाहिए। अगर 30 डेज में रिप्लाई नहीं आ रहा है देन यू हैव टू गो टू फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील में भी सिंपल तरीका है, सिंपल सा पेज है। आपने जो फर्स्ट अपील जो आपने एप्लीकेशन की थी उसकी कॉपी लगानी है फर्स्ट अपील में। यहाँ पर जो कोर्ट फी मैंने बताई वो 20 रुपीज के लगेगी। अब 20 रुपीज की टिकट लगाकर, और वो जो आपको प्रॉब्लम हुई है, जो फर्स्ट अपील में आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हुई है, वो आपको फर्स्ट अपील में लेना है और उसको मेंशन करना है कि या तो आपको दिया नहीं गया इस वजह से आपने फर्स्ट अपील में आए हैं, या आधी अधूरी जानकारी मिली है इस वजह से आप फर्स्ट अपील में कर रहे हैं, या इंटेंशनली आपको नहीं दिया गया है, या व्हाटएवर यू आर फीलिंग यू हैव टू मेक दैट इनटू अ फर्स्ट अपील। और फर्स्ट अपील आप देंगे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, जो कि उसी डिपार्टमेंट का हेड होता है। अब सपोज उसी डिपार्टमेंट का है तो वो दोनों मिलके आपको कुछ नहीं देने वाले। जब पहले नहीं दिया तो दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? जब दूसरा भी नहीं देगा तो कहां जाओगे आप? फिर आपके पास बचता है स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आपको सीधा स्टेट या सेंट्रल दोनों में से किसी एक को आप अप्रोच कर सकते हो। सेकंड अपील, सेकंड अपील में भी सेम चीज करनी है, 20 रुपीज की आपको कोर्ट फी लगानी है। फर्स्ट अपील कब किया था, सेकंड अपील कब कर रहे हो? सेकंड अपील के लिए जैसे फर्स्ट अपील में 30 डेज का टाइम दिया हुआ है आपको, सेकंड अपील में आपको 90 डेज का टाइम मिलता है। फर्स्ट अपील 30 डेज, सेकंड अपील 90 डेज। 90 डेज आपके पास होते हैं कि आप सेकंड अपील कर सकते हैं। और सेकंड अपील करने के बाद जब उनके पास पहुंच जाता है तो उनको 45 डेज में उसका निपटारा करना होता है। और एक बार सेकंड अपील में गया, सपोज सेकंड अपील में भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप परेशान है, आपको लग नहीं रहा है कि मुझे सेकंड अपील में भी कुछ इंफॉर्मेशन जैसी चाहिए थी वैसी मिली, तो सेकंड अपील के बाद क्या? प्रिंसिपल के ऊपर कौन? तो ऐसे तो स्कूल में ट्रस्टीज होते हैं। हमारे लॉ में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि इसकी सुनवाई डायरेक्ट वो कर सके। यहाँ पे कोई भी कोर्ट अप्रोच करना ना बोला गया है फॉर आरटीआई, बट डायरेक्टली आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाया आपके रिट पिटीशन के माध्यम से आप उसको फाइल कर सकते हैं। हालांकि ये जो आपके स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं, इनको पूरा वो हक और वो पूरा पावर दिया गया है जो कि एक सिविल कोर्ट के जज को मिला हुआ है। तो उनके पास बहुत अच्छा पावर दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली सारे आपके आरटीआई के जो भी इश्यूज हैं वो सेकंड अपील में रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठते हैं वो बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही सपोर्टिव होते हैं और उनको वो पावर मिली हुई है जैसे आपके सिविल कोर्ट के जज को मिली हुई है, उनको भी वो सेम पावर मिली हुई है। तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद ये अगर सेक्शन आपके
पेनल्टीज जो बचते हैं, जो लास्ट पार्ट है अपना आरटीआई का, कि पेनल्टीज अगर आपको देना है तो जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके स्टेट ऑफिसर्स हैं, वो पेनल्टी किस सेक्शन में देंगे? तो सेक्शन 20 लगता है उनको। और क्या पेनल्टी दे सकते हैं? सपोज पीआईओ ने काम नहीं किया ढंग से अपना, और सेकंड अपील में भी हम फर्स्ट अपील में भी गए तो वो एपिलेट ऑफिसर ने भी काम नहीं किया, तो ये आपके जो ऑफिसर हैं स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के, उनको पेनलाइज करने का एक प्रोविजन दिया हुआ है। अप टू 25,000 रुपीज तक वो पेनलाइज कर सकते हैं। और अगर आप उससे भी हैप्पी नहीं है, आपको लगता है नहीं मेरा समाधान नहीं हुआ, तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है पीआईओ और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के साथ। तो ये मैंने लास्ट के कुछ पार्ट फटाफट में फिनिश किए हैं। आई होप हम नेक्स्ट टाइम इस चीज को और अच्छे से कवर करेंगे।